जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे दुनिया में चेहरा ढकने की व्यवस्था है जिसमें बुर्का या घूंघट, कैसे दुनिया में बहुविवाह प्रणाली चलती आ रही है जिसमें एक व्यक्ति एक से ज़्यादा विवाह करता है। दुनिया में कुछ लोग क्यों मांस खाते हैं, क्या वो सिर्फ शाकाहार पर निर्भर नहीं रह सकते, क्यों एस्किमो जनजाति में वो बूढ़े लोगों को मार देते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी तरह इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसे पूरी तरह समझ जाते हैं तो आपका समाज को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं चेहरा ढकने की प्रथा। इसमें हम दो प्रथाओं को देखते हैं, एक भारत में घूंघट और इस्लाम में बुर्का। तो किसी भी प्रथा पर सबसे पहले भौगोलिक परिस्थिति प्रभाव डालती है, यानी आप कहाँ रहते हो, वहाँ का तापमान कैसा है या कैसा था। तो जो इस्लाम है इसका विकास अरब प्रायद्वीप पर माना जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये अरब प्रायद्वीप, यहाँ पर पूरी तरह रेगिस्तान है, यहाँ पर हमेशा धूल भरी आंधियाँ चलती रहती है। और इसी धूल से बचने के लिए वहाँ की महिलाएं अपना चेहरा ढकने लगी, और सिर्फ महिलाएं नहीं, वहाँ के पुरुष भी अपना चेहरा ढकने लगे। अगर आप वहाँ के लोगों को आज भी देखें तो अपने सर पर कुछ कपड़ा जैसा बांधे रहते हैं। अगर धूल आई तो उसे नीचे गिरा देते और बाद में ऊपर निकाल लेते। लेकिन ये ऊपर निकालने वाला सिस्टम महिलाओं में नहीं रहता। इसके पीछे कारण ऐसा है कि इतिहास से ही पुरुष महिला के ऊपर प्रभाव डालते आ रहा है, यानी महिला को पुरुष के ऊपर निर्भर बनाते आ रहा है। और पहले के समय में लड़कियों में ये नहीं देखा जाता था कि उसे क्या आता है, वो क्या कर सकती है। उसमें सबसे पहले देखा जाता था कि वो कितनी सुंदर है। और इससे महिलाओं की मानसिकता बन गई कि हमें सबसे पहले अपनी सुंदरता पर ध्यान देना होगा। तो ढक लो भाई चेहरा, आंखें भी ढक लो, किसी और का हाथ पकड़ के चलेंगे। किसी लड़की पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका पिता का, और वो भी पुरुष, उसकी मानसिकता भी वैसी, सुंदरता पहले, तो ढक लो बेटा अपना चेहरा, नहीं तो बेवजह काली हो जाओगी। ऐसी भौगोलिक परिस्थिति भारत के राजस्थान में भी है। इसी वजह से वहाँ की महिलाएं भी घूंघट पहनती है। अगर पूर्व में देखा जाए तो ये इनकी मजबूरी थी, लेकिन आज ये एक प्रथा और परंपरा बन चुकी है। अगर आप राजस्थान को छोड़कर दूसरी जगह घूंघट देखते हैं तो इसके पीछे एक अलग कारण है। जब भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हुए तो मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में आगमन हुआ तो वो भारतीयों पर अत्याचार करने लगे, महिलाओं के साथ भी बुरा बर्ताव हुआ। तो महिलाओं का चेहरा उन्हें नहीं दिखे, उनकी नज़र उन पर न पड़े, इसलिए भारत में पर्दा प्रथा अपनाई गई। और ये आज एक परंपरा बन चुकी है कि मैं अपना चेहरा सिर्फ अपने पति को ही दिखाऊंगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई चीज़ प्रथा या परंपरा कैसे बनती है। तो आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसे अपने ऊपर मत खींचिएगा। आप सोचिए आपकी पिछली 50वीं पीढ़ी के बारे में, यानी लगभग 4-5 हज़ार साल पहले। तो आपका जो वो पूर्वज है उन्हें एक बच्चा होता है और वो 2-3 महीने के अंदर मर जाता है, और ऐसे उन्हें लगातार 14 बच्चे होते हैं और वो सभी मर जाते हैं। और जब उन्हें 15वां बच्चा होता है तो वो ये सोच लेते हैं कि ये भी मरेगा। लेकिन उन्हें एक रात सपना आता है। उस सपने में एक व्यक्ति उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे को बचाना है तो इसके दोनों कान काट दो। वो सुबह उठता है, कुछ उठाता है और उस बच्चे के पास जाता है और ये बात उसकी माता को बताता है। तो माँ होती है, और ऐसा सीन सुन के उसकी माँ डर जाती है। लेकिन उसके साथ वो ये भी बताता है कि अगर ये नहीं किया तो इसका मरना तय। तो उसकी माँ मान जाती है और उसके दोनों कान काट देता है। फिर काटने के बाद वो बच्चा बच जाता है। फिर वो आगे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसे भी पहला बच्चा होता है और वो भी ऐसे ही मर जाता है। फिर उसके बाद एक उसे दूसरा बच्चा होता है। उसे देखकर वो कहता है कि ये भी ना मर जाए। फिर वो अपने कान के ऊपर हाथ रखता है, फिर सोचता है कि पिताजी ने तो ये किया था। फिर वो उसके अपने बेटे की भी कान काट देता है। एक सच्चाई ऐसी कि ये जो कान का बाहर वाला भाग है ये मानव के ज़्यादा उपयोग का नहीं है, तो हम इसे काट भी देते हैं तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात सुनकर आप सब अपने कान मत काट लेना, फिर कहोगे कि इन्होंने कहा था अब मैं चश्मा कहाँ पर पहनूं। तो ऐसा कोई भी काम मेरी बातों में आकर मत करना। उस व्यक्ति ने बच्चे का कान काट दिया और वो बच गया। अब वो मरने वाला था कि नहीं ये किसी को नहीं पता, सिर्फ बच गया। और पहले वाला कैसे मरा ये भी किसी को नहीं पता। अब कोई आके उसकी पत्नी को कहता है कि तुम्हारा परिवार श्रापित है, अगर इसमें जिंदा रहना है तो कान काटने पड़ेंगे। अब उसे सुनकर वो व्यक्ति अपने आगे आने वाले 15-20 बच्चों के कान काट देता है। आंसू मत, 15-20 नहीं, 8-10 पकड़ लो। अब ये रूटीन चलता जा रहा है। जो बच्चा पैदा होगा उसका सबसे पहले कान काटा जाएगा। अब आप जो मेरे सामने बैठे हो, आप इसकी 50वीं पीढ़ी हो, आपके कान है, डरो मत। ये सिर्फ हमने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया है। तो आप अकेले नहीं होगे, आपके हर व्यक्ति ने 5-10 झंडे गाड़े होंगे, तो आपका एक बड़ा समूह तैयार हो जाएगा, एक कान कटुआ समाज। अब आपके पिता के दिमाग में पूरी तरह बैठ चुका होगा कि ये होगा ही होगा, यानी इसका तो कटेगा। बाहर से लोग इनका कितना भी विरोध करें इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर से लोग कहेंगे कि ये कितना अजीब दिखता है बिना कान वाला, और आप भी उन्हें उल्टा कहोगे कि तुम कितने अजीब दिखते हो, ये कान बाहर निकले हुए, हमारे देखो कितने अच्छे दिख रहे एक समान। तो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि आप समझ सको कि कोई कार्य किसी समाज या धर्म में प्रथा या परंपरा कैसे बनता है। ये सिर्फ एक उदाहरण था। अगर आप इसे किसी समाज या धर्म से जोड़ते हो
तो आपसे बड़ा कोई गधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद आपको कुछ और बताने का काम नहीं है कि कोई कार्य परंपरा कैसे बनता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते, तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। तो वो दक्षिणी यूरोप की तरफ गए, तो वहाँ पर तापमान थोड़ा गर्म है, इस वजह से वो कम कपड़े पहनते जिससे ठंडी बनी रहे। और उन लोगों में कुछ ज़्यादा छोटे बड़े कपड़ों का ऐसी विचारधारा है ही नहीं। अब उनका देखा देखी हमारे लोग भी उनकी कॉपी करें। हमारे यहाँ भी कुछ लोग समुद्र किनारे धूप सेकने जाते, लेकिन ये यूरोप में अलग है। यूरोप में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कभी कभी धूप गिरती है, इस वजह से वो धूप सेकते हैं। लेकिन भारत में हमेशा धूप गिरती है, तो हमें धूप सेकने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत सिर्फ उन्हें है। तो टॉपिक पर वापस आते, तो वो लोग यूरोप में जाते, वहाँ के लोग इन्हें देखकर कहते ये क्या है पूरा ढका हुआ। तो वो उनसे कहते हैं कि ये हमारे धर्म की परंपरा है। तो आपको मैंने ये तो बता दिया है कि कोई कार्य परंपरा बनता कैसा है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि वो परंपरा धर्म में घुसती कैसी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर कोई काम आपको किसी व्यक्ति से करना है तो उसे धर्म का नाम दे दीजिए। जैसे सती प्रथा, तो उसमें कहा जाता है कि तुम्हारा पति या हमारा है, अब उसकी वहाँ सेवा कौन करेगा, तो तुम भी उसके साथ मर जाओ, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को जानबूझकर धर्म के अंदर घुसा दिया जाता है, जिससे लोग इसकी पूरी निष्ठा से पालन करें। उसमें बहुत सारी अच्छी परंपराएं भी होती है। मैंने आपको पहले बताया कि आप मेरे शब्दों का कोई नेगेटिव अर्थ ना निकाले। मेरा उद्देश्य किसी समाज या धर्म के नियमों को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मैं सिर्फ ये बातें आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते। तो जैसे जैसे हम ठंडे प्रदेश की तरफ बढ़ते, जैसे कनाडा, उत्तरी यूरोप और रशिया, वहाँ पर ठंडी हद से ज़्यादा गिरती है। तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा कपड़े पहनते हैं और मोटे कपड़े पहनते हैं, और उसके साथ शराब पीना वहाँ पर सामान्य माना जाता है, क्योंकि शराब शरीर को गर्म रखने का काम करती है और उनकी मजबूरी है शराब पीना। लेकिन ये सिर्फ ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों की मजबूरी है। हमारे भारत के वातावरण के हिसाब से यहाँ पर शराब पीना एक मूर्खता वाला काम है। आप महंगी पीजिए या देसी। आप अगर भारत को देखते हैं तो उत्तर में ठंडी गिरती है और दक्षिण में गर्मी, इस वजह से भारत में पहनावा भी अलग है। जो लोग उत्तर ठंडे प्रदेश में रहते हैं वहाँ पर मोटे कपड़े पहने जाते हैं, और जो दक्षिण में रहते तो गर्मी की वजह से वहाँ पर वो लोग मस्त अपनी लुंगी पहन के घूमते, जिस वजह से ठंडी बनी रही। और ये भी एक परंपरा बन चुकी है। अगर लुंगी की बात की जाए तो साउथ इंडिया, धोती की बात की जाए तो महाराष्ट्र। तो कहने की बात यह है कि हमें हमारा पहनावा प्रकृति की वजह से मिला है। हम जहाँ रहते उसकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमें ये पहनावा मिला है, और ये पूरी दुनिया में चलता आ रहा है। हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन भर कहते हुए घूमते कि वेस्टर्न कल्चर को छोड़ो और भारतीय अपनाओ, और वो ये बात जीन्स पहन के कहते। तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि उन्हें वेस्टर्न कल्चर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जीन्स पे वही से आई है। अजब बात इन लोगों की। तो कहने की बात यह है कि दुनिया में सभी लोगों का पहनावा वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से ही। तो मैंने खोपड़ी से शुरू किया था, आपको पूरा पहनावा बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दुनिया में लोग मांस क्यों खाते हैं, दुनिया के सभी लोग शाकाहारी नहीं बन सकते। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको भौगोलिक कारण बताऊंगा और बाद में मेरी राय दूंगा। तो हम हमारे भारत को छोड़ते और रूस के साइबेरिया को देखते हैं। तो यहाँ पर हमेशा बर्फ गिरती रहती है, और इस वजह से यहाँ पर हम कोई भी अनाज नहीं उगा सकते। तो वहाँ के लोग क्या खाएं? तो उन लोगों की मजबूरी होती है मांस खाना, और वहाँ पर ठंडी में रहने के लिए ज़्यादा प्रोटीन और फैट की ज़रूरत होती है, जो मांस में होता है। एक बात ये भी कि आप वहाँ पर खाना स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पर बाहर से आलू ले जाते तो कुछ समय बाद वो आलू पत्थर की तरह हो जाएगा, तो आप क्या खाएगी? आप में से कोई कट्टर शाकाहारी है जो ये चाहता है कि पूरी दुनिया मांस खाना छोड़े और सभी शाकाहारी बने? हाँ है। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, इसमें आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आप एक शुद्ध शाकाहारी किस्म के व्यक्ति, अगर आपको कहीं पर मुर्गी कटती हुई दिखती है तो आप वहां से 500 मीटर की दूरी से चले जाते हैं। आपके दादा आपको घर में बताते हैं कि हमारी पूरी पीढ़ी शाकाहारी रही है और इस परंपरा को तुम्हें आगे बढ़ाना है। तो आपके दादू को कौन बताएगा कि मानव इतिहास है 5 लाख साल का और खेती का इतिहास 10,000 साल का? तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं यही निकलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो मांस ही खाते थे। अब बीच में ये मत कहना कि जब लोगों ने शाकाहार खाना शुरू किया तभी भगवान ने हमें पृथ्वी पर भेजा, इससे पहले हमारी प्रजाति पृथ्वी पर नहीं थी। तो ये एक मूर्खता वाली बात होगी। तो आपको देख के लग रहा है कि आप उतावले हो रहे हो क्योंकि मैं आपको सिचुएशन देने वाला था। तो चलिए बताता हूँ। तो आप सोचिए कि आप एक शुद्ध शाकाहारी हो, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि आप पहले से हो। तो आप भारतीय सेना में भर्ती होते हो और भर्ती होने के बाद भी आप एक शुद्ध शाकाहारी रहते हो। तो आपको एक मिशन के लिए भेजा जाता है। तो इसके लिए भी हम रूस के साइबेरिया को लेंगे। तो आप ऊपर से प्लेन के जरिए पैराशूट के द्वारा नीचे उतरते हैं। तो ये मिशन ऐसा है कि आपके और आपके साथी के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी होगी और आपको वहाँ के जनजातीय लोगों की मदद करनी होगी। तो आपको मिशन के अंदर बताया गया है कि आपको वहाँ पर सिर्फ 5 दिन के लिए रहना होगा, लेकिन बाद में आपको मैसेज मिलता है कि आपको वहाँ पर 2 महीने तक रहना होगा।
और अपने खाने की व्यवस्था खुद करनी होगी। अब आप आपके साथ 5 दिन की मिशन के लिए 6 दिन का खाना ले जाते हो और उसे आप 15 दिन तक चलाते हो और उन 15 दिन में आपकी वहाँ के लोगों के साथ पहचान हो जाती है। अब 16 दिन आप उनकी तरफ देख के इशारा करते हो खाने का, क्योंकि ना आपको उनकी भाषा आती है ना उन्हें आपकी, लेकिन इशारे सब समझते। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए जाता है कुछ लाने के लिए और मस्त एक प्लेट में कुछ लेके आता। आप उसे हाथ में पकड़ते हो, आराम से उठाते हो और अंदर देखे तो मछली, उसे आप छट से नीचे गिर देते हो। तो वो लोग आपकी तरफ देख के कहते हैं कि भाई ये जिंदा नहीं है, मरी हुई है, क्योंकि उन लोगों को क्या पता है कि शाकाहार और मांसाहार क्या होता है। फिर भी वो उसे कह रहे हैं कि भाई खा लो, लेकिन आप आपके विचारों पर एकनिष्ठ कि दादा ने कहा है तो नहीं करेंगे। ऐसे आप फिर 3 दिन भूखे रह जाते हो और चौथा दिन ऐसा आता है कि बेटा खा लो नहीं तो सीधा मरोगे। तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो कहने की बात यह है कि जैसे भौगोलिक परिस्थिति ने आपका पहनावा निश्चित किया है, वैसे ही आपका खान पान भी निश्चित किया है। जहाँ पर आप रहते हैं अगर वो उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पर खेती आराम से होगी, तो वहाँ पर शाकाहारी लोग आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है, जहाँ पर खेती नहीं होती, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में मांसाहारी लोग ही मिलेंगे। अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मैं शाकाहारी हूँ, प्लस में मैं मांसाहारी हूँ, तो इस वजह से मैं मांसाहार को बढ़ावा नहीं दे रहा। भौगोलिक परिस्थितियाँ मुझे जिस तरफ खींच रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग मांस नहीं खाते क्योंकि उन्हें जानवर की हत्या करना बुरा लगता है। अगर वो आत्मा को मानते, वो अगर मानते कि हर प्राणी के अंदर आत्मा होती है और वो सब अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते, और इस वजह से मैं मांस नहीं खाता, तो वो अपनी जगह गलत है। आप अगर रात में मॉर्टिन जला के सोते हो, ये मच्छर मारता है, तो आपको सुबह तक नहीं पता होगा कि आपने रात भर में कितने मच्छरों की हत्या कर दी है। आप अगर आत्मा को मानते हैं तो इनके अंदर भी आत्मा है और इस वजह से आप एक बहुत बड़े हत्यारे हुए। लेकिन लोगों को इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मानव का स्वभाव ऐसा है कि जितना बड़ा प्राणी होगा उसके प्रति मानव की भावना उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप दिन में कितनी भी चींटियां मारे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कुत्ता मार दे तो। अगर आप आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानते हो और सिर्फ प्राणी की हत्या को बुरा मानते हो तो आप आपकी जगह सही हो, इससे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन आप अगर सोचते हो कि मेरे साथ पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाए तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आप दुनिया को छोड़ो, सिर्फ चीन के लोग ही मांस खाना छोड़ दे तो पूरी दुनिया में अनाज की कमी आ जाएगी। मैं सिर्फ चीन की बात कर रहा हूँ। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर सही है। अगर आपको मांस नहीं खाना है तो मत खाइए, अपने परिवार को, आस पड़ोस के लोगों को भी मत खाने दीजिए, लेकिन आपके दिमाग में से ये विचारधारा निकाल दीजिए कि पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाए। तो शाकाहार और मांसाहार को समझने के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बहुविवाह प्रणाली को, यानी एक पति और एक से ज़्यादा पत्नियाँ। तो इसे समझने के लिए हमें अब वर्तमान को नहीं देखना होगा, हमें इसे इतिहास से समझना होगा। तो बहुविवाह सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है सेक्स रेशियो पर, यानी 1000 पुरुष है और उन्हीं पर 1000 महिला है, तो सेक्स रेशियो बराबर है। अगर आप इतिहास को देखें तो पुरुष कहीं ना कहीं मार करता रहा है। अगर कहीं पर युद्ध होता है दूसरे साम्राज्य के साथ और उस युद्ध में हमारे बहुत सारे युवा मर जाते हैं और ये सेक्स रेशियो हो जाता है 300 पुरुषों पर 1000 महिलाएं, तो अब क्या करें? अगर वो 300 पुरुष एक एक विवाह कर लेते तो वो बाकी की 700 महिलाएं क्या करें? तो उसी में एक नियम निकल के आता है कि भाई 2 और कोई 4 भी कर लेता है, और ये सच्चाई है, ये इतिहास में ऐसा ही हुआ है और लोग इसे परंपरा मानने लगे। ये भी हो सकता है कि समाज में कोई बीमारी है और वो सिर्फ महिला को ही हो, तो ये रेशियो बदल भी सकता है। ये ज़्यादातर हुआ नहीं, लेकिन अगर हुआ 1000 पुरुषों पर 500 महिलाएं, तो मजबूरी हो जाएगी 2 पुरुषों को एक महिला के साथ विवाह करने की। तो बहुविवाह में सबसे महत्वपूर्ण कारण है सेक्स रेशियो। अगर हम भारत में देखें तो भारत में पुरुष और महिला का सेक्स रेशियो लगभग बराबर है। इस वजह से भारत में एक पुरुष एक ही महिला के साथ विवाह करता है। कई जगह पर हो जाता है कि एक पुरुष 2 महिलाओं के साथ विवाह करता है, तो उसे समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और उस एक पुरुष का काम हम पूरे समाज से भी नहीं जोड़ सकते। बहुविवाह के पीछे कुछ धार्मिक कारण भी है और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई कार्य धार्मिक परंपरा कैसे बनता है। अगर आपको फिर से बताना हो तो पहले मैंने कान काटा था, अब हाथ काटता हूँ, तो चलेगा? नहीं काटना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्किमो जनजाति में बुढ़े लोगों को क्यों मार दिया जाता है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, संसाधनों की कमी। वो लोग जहाँ पर रहते वहाँ पर पूरी तरह बर्फ गिरती है, इस वजह से उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते, जिसमें खाना या दवाइयाँ। तो वहाँ की युवा पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए वहाँ के बुढ़े लोग अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें मार दिया जाता था, वो अपनी इच्छा से प्राण त्याग देते थे। ये आज नहीं चल रहा है, अब आधुनिकता की वजह से वहाँ पर पर्याप्त साधन उपलब्ध है। इस टॉपिक को मैं आपको और विस्तार से समझा सकता था, लेकिन ये वर्तमान में नहीं होता है और ये वीडियो भी और लंबा हो जाता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको पहले से बताया वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो हम फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।